आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं 13 फितूर महा एपिसोड। तो दोस्तों, आज 13 फितूर का ये आखिरी भाग है। दुख हो रहा है काफ़ी, क्योंकि हम सबको बहुत हंसाया है इस कहानी ने। काफ़ी मज़ा आया हर एपिसोड में। है ही ऐसी हमारी दीक्षा, हर सिचुएशन में बिंदास। 13 फितूर का फितूर हम सब पे हमेशा रहेगा। आपके बहुत आभारी हैं जो साथ बने रहे। सब दीक्षा की तरह खुश और मस्त रहा कीजिए, बस यही दुआ है हमारी। वह सुनवाई होने वाली है, तो फिर चलिए जल्दी सब चलते हैं कोर्ट रूम में। कुछ समय बाद कोर्ट में सक्षम के केस की सुनवाई थी। पूजा ने उसकी मम्मी को आगाह भी किया था कि कोर्ट में कई ऐसी बातें हो सकती हैं जो माँ होने के नाते उन्हें सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन वो मानी नहीं। कोर्ट में पहला सबूत पूजा ने प्रस्तुत किया। मैम, संजना का बलात्कार हुआ है। इस बात का उसके बयान के सिवा कोई सबूत नहीं है, क्योंकि मेडिकल जांच के मुताबिक अंदरूनी हिस्सों के साथ साथ उसके पूरे शरीर पर कोई चोट या खरोंच तक नहीं आई है और ना ही सक्षम के सीमेन के निशान मिले हैं। उसकी मेडिकल जांच इस ओर इशारा करती है कि वो पहले से काफ़ी सेक्सुअली एक्टिव थी। ये सुनकर उसके माता पिता मिस्टर और मिसेस सावंत के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। जवाब में संजना के वकील विकास जोशी ने कहा, पीड़िता के शरीर पर बलात्कारी के सीमेन ना मिलने का ये अर्थ नहीं कि बलात्कार हुआ ही नहीं है। बलात्कारी पढ़ा लिखा है। उसने खुद को इस जुर्म से बचाने के लिए सेफ्टी का इस्तेमाल किया था। रही बात इनके सेक्सुअली एक्टिव होने की, तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो चरित्रहीन हैं और किसी को भी उनका बलात्कार करने का लाइसेंस मिल गया। अक्सर लड़कियां प्यार और शादी के बहकावे में आकर ऐसी नादानियां कर बैठती हैं। ऑब्जेक्शन मैम, अभी तक बलात्कार का जुर्म साबित नहीं हुआ है, इसीलिए मेरे क्लाइंट को मिस्टर जोशी बलात्कारी कहना बंद करें। शरीर पर चोट के निशान सिर्फ एक ही सूरत में नहीं होते, जब संबंध आपसी सहमति से बना हो। खैर, आपके क्लाइंट के मुताबिक तो उनका बलात्कार हुआ है। जज साहिबा ने मिस्टर विकास को ताकीद की कि वो आरोपी को बलात्कारी कहने के बजाय उसका नाम लेकर ही बुलाएं। मिस्टर विकास ने संजना को विटनेस बॉक्स में बुलाया। मिस संजना, आपको कभी सक्षम के इरादों पर शक नहीं हुआ? नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे। एक दो बार वो मुझसे कॉरिडोर में जिस तरह से टकराए थे, उससे मुझे कुछ गलत तो महसूस हुआ था, लेकिन मैंने ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हुई हो। वो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने एक बार खुद सामने से होम ट्यूशन के लिए भी कहा था, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी। इस वजह से होम ट्यूशन की ज़रूरत नहीं थी। संजना को झूठ पर झूठ बोलते देख सक्षम ने पूजा की तरफ देखा। उन्होंने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसकी मम्मी को तो इतना गुस्सा आ रहा था संजना पर कि उनका दिल कर रहा था उसका उसी वक्त मुंह तोड़ दें। संजना ने अपनी बात जारी रखी। कॉलेज खत्म हो चुका था। सक्षम सर ने मुझे फिजिक्स लैब में बुलाया था नोट्स देने के लिए, पर सर तो लैब बंद करके स्टोर रूम का ताला खोलने में लगे हुए थे। उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अंदर खींच लिया और कुछ सुंघा दिया, जिसकी वजह से मैं बेहोश सी होने लगी। मुझे पता चल रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैं विरोध करने में असमर्थ थी क्योंकि मेरे शरीर में जान ही नहीं थी। इसी वजह से मेरे शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। अब तो आपने अपने कानों से सच सुन लिया है। उम्मीद है आपके दिल को तसल्ली हो चुकी होगी पूजा जी, मिस्टर विकास जोशी ने कहा। कोर्ट केसेस का फैसला सबूतों के आधार पर होता है, दिल की तसल्ली के आधार पर नहीं। पूजा ने कोर्ट में सक्षम की ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की, जिसमें वो स्टाफ से संजना की गलत हरकतों में बात करता हुआ नजर आ रहा था और सभी कलीग्स उसे उससे बचने की सलाह दे रहे थे। सभी को ये अंदेशा था कि वो उसे भविष्य में कहीं फंसा ना दे। इस सबूत ने तो सबको हैरान कर दिया था, क्योंकि किसी ने भी सोचा नहीं था कि वो इस बारे में स्टाफ से बात करेगा और ऊपर से उसकी रिकॉर्डिंग भी करेगा। उसके बाद उन्होंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जज साहिबा के सामने पेश की।
जिसमें साफ साफ संजना एक कैप पहने हुए लड़के के साथ स्टोर रूम में जाती हुई नजर आ रही थी और बाद में सक्षम उन्हें अंदर जाता हुआ नजर आया। कुछ मिनटों बाद सक्षम गुस्से में बाहर आता दिखा और उसके बाद कैप वाले लड़के ने बाहर आकर उससे कुछ कहा और सक्षम फिर से स्टोर रूम में चला गया। उसके कुछ देर बाद सक्षम ने बाहर आकर गुस्से में उनसे बातचीत की और फिर वो चला गया। अंत में संजना और वो कैप वाला लड़का दोनों स्टोर रूम के बाहर हाई फाइव करते हुए दिखे। पूजा ने संजना से पूछा, आप बताएंगी आपके साथ कैप वाला लड़का कौन था और आप दोनों स्टोर रूम में क्या कर रहे थे, और वो भी कॉलेज खत्म होने के बाद? संजना चुपचाप खड़ी थी और साथ में मिस्टर जोशी भी। कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था क्योंकि सारे सबूत संजना के खिलाफ थे। जज साहिबा ने सारे सबूतों को देखने के बाद संजना से पूछा, मैं फैसला सुनाने से पहले एक बार तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। क्या तुम्हें इन सबूतों के खिलाफ कुछ कहना है? संजना के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था तो बस रोए जा रही थी। उसके कुछ जवाब ना देने पर उन्होंने सक्षम को बलात्कार के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया और संजना को कसकर डांट लगा दी। ये फैसला संजना जैसी उन तमाम लड़कियों के मुंह पर तमाचा है जो कानून के साथ अपनी और लड़के की इज्जत को एक मजाक समझती हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें संजना, टीचर स्टूडेंट के रिश्ते को बदनाम करते हुए। पुलिस और कोर्ट का तो समय तुमने बर्बाद किया ही, साथ में सक्षम जैसे होनहार प्रोफेसर की जिंदगी बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे एक ऐसे घिनौने अपराध की वजह से 1 साल जेल में गुजारना पड़ा जो उसने किया ही नहीं था। उसका करियर, उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति तुम्हारे एक छूट की वजह से खराब हो गई। जितनी भी सक्षम सिंह ठाकुर की 1 साल की तनख्वाह बनती है, संजना का परिवार उसे वापस करेगा और साथ ही 50,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। उम्मीद है इतने बड़े कॉलेज के ट्रस्टी के लिए ये रकम जुटाना मुश्किल नहीं होगा। ये सबक सिर्फ संजना के लिए ही नहीं, मिस्टर और मिसेस सावंत आपके लिए भी है। घर जाकर संजना को कसूरवार ठहराने के बजाय सोचिएगा कि आपकी बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। आपके संस्कारों में कहाँ कमी रह गई। बच्चों की ख्वाहिशों को ज़रूर पूरा कीजिए, पर उनकी गलतियों को नज़रअंदाज मत कीजिए। नज़रअंदाज की गई गलतियों को बड़े अपराध का रूप लेने में देर नहीं लगती। जज साहिबा के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत सबने दिल खोल कर किया था। सक्षम और उसकी मम्मी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर पूजा का धन्यवाद किया। वो भी बहुत खुश थी जज के इस फैसले से। ना सिर्फ सक्षम के सिर से कलंक हट गया था, बल्कि उसे मुआवजा देने का फैसला भी किया गया था। कानूनी कार्रवाई होने में समय लगता है। 10 दिन बाद की उसकी जेल से छूटने की तारीख तय की गई थी। कोर्ट से ही उसकी मम्मी ने दीक्षा को फ़ोन पर यह खुशखबरी सुना दी थी। 2 सेकंड्स के लिए सक्षम ने उससे फ़ोन पर बात की। दोनों इतने खुश थे कि कुछ कहते हुए नहीं बन रहा था। उसने सिर्फ सक्षम कहा और सक्षम ने उसे दीक्षु कहकर पुकारा। संजना की वजह से उसके माता पिता का सर शर्म से झुक गया था। तीनों अपना चेहरा छुपाते हुए कोर्ट के पीछे वाले गेट से निकल गए थे। राहुल बहुत चालाक निकला। उसने पहले ही कॉलेज से माइग्रेशन करवा लिया था दूसरे कॉलेज में, ताकि बाद में उसके बारे में सच पता चलने पर उस पर कोई आँच न आए। उसे अब कोई डर नहीं था। खैर, खेल संजना का रचाया हुआ था तो फंसना भी उसे ही था। अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी और उस पर घमंड इंसान को ले डूबता है, जैसे संजना के साथ हुआ था। दीक्षा ने सक्षम के केस से बरी होने की खुशी में मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। अनमोल और ऋतु भी इस खबर से खुश थे, लेकिन पापा जी और मम्मी को इस बात से कोई लेना देना नहीं था। उनका कहना था केस से बरी होने के बावजूद उसके माथे पर लगा बलात्कारी का दाग मिट नहीं पाएगा। उसका कोई भविष्य नहीं है और उसके साथ शादी का फैसला अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। खैर, वो अपने फैसले पर अटल थी। ये सारे घर वाले अच्छी तरह से समझ चुके थे। सक्षम अपने रिहाई वाले दिन मम्मी को अकेले देखकर उदास हो गया था। उन्होंने उसके हाथ में दीक्षा की लाई हुई टी-शर्ट थमा दी पहनने के लिए। दीक्षा क्यों नहीं आई मम्मी? कहीं उसने मुझे छोड़ तो नहीं दिया? बेकार की बातें मत कर सक्षम,
वो आना तो चाहती थी पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। कह रही थी बाद में मिलने आएगी। जल्दी से उसकी लाई हुई टी शर्ट पहन कर दिखा, देखूं तो सही कैसी लग रही है। उसने बुझे हुए मन से टी शर्ट पहन तो ली थी पर अंदर से कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद दोनों कैब से घर के लिए निकल गए। रास्ते में उसने दीक्षा को फोन भी लगाया लेकिन उसने उठाया नहीं। इस बात ने तो उसे और भी गुस्सा दिला दिया था। घर पहुंचकर देखा तो घर बाहर से सजा हुआ था। सुंदर सी रंगोली बनी हुई थी। दरवाजे के दोनों तरफ गेंदे और आम के पत्तों से बनी फूलों की माला लगी हुई थी। उसने अपनी मम्मी की तरफ घूरते हुए देखा। दीक्षा अंदर है ना? आप चाहती तो मुझे बता सकती थी। आपके सरप्राइज के चक्कर में मेरे दिमाग की दही बन गई मम्मी। क्या करूं? तेरी दीक्षा का ऑर्डर था, अब उसकी बात तो टाल नहीं सकती थी ना। उसने गुस्से में जोर से घंटी बजाई। दीक्षा ने हाथ में आरती की थाली लिए जल्दी से दरवाज़ा खोला। उसे मुस्कुराते हुए देखकर उसका गुस्सा सेकंड में गायब हो गया। उसने उसकी आरती उतारते हुए कहा, वेलकम होम सक्षम सिंह ठाकुर। तू वेलकम ऐसे कर रही है जैसे मैं जंग जीत कर आया हूँ। उसने अंदर आते हुए कहा, हाँ तो छूट के खिलाफ लड़ना जंग जीतने के बराबर ही तो है। मेरे लिए तो तू मेरा हीरो है। उन दोनों को अकेला छोड़कर सक्षम की मम्मी आराम करने के लिए बहाने से कमरे में चली गई थी। उनके जाते ही सक्षम उसे कमरे में खींचता हुआ ले गया और उसके गालों को बेतहाशा चूमने लगा। तू मुझे लेने क्यों नहीं आई? तुझे मम्मी के साथ नहीं देखकर मेरा दिल बैठ गया था। दिल में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था तो मुझे कहीं छोड़कर चली तो नहीं गई। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता दीक्षा, आगे से ऐसे सरप्राइज मत दियो। ये सुनकर उसने मुंह बना लिया। मैंने इतनी मेहनत से सारी सजावट की, तेरा मनपसंद खाना बनाया तुझे सरप्राइज करने के लिए और तुझे पसंद नहीं आया? छी, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। सुबह 8 बजे पहुंच गई थी घर, तब से काम में लगी हुई हूँ, लेकिन मेरी इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा दीक्षा छोटू, तू मुझे इतना प्यार क्यों करता है? क्योंकि मैं आधा पागल हूँ। आई एम सॉरी लड्डू, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन तुझे नहीं देखकर मैं सच में घबरा गया था। मुझे ना सजावट चाहिए और ना अच्छा खाना, मुझे बस मेरा दीक्षु चाहिए। सक्षम ही उसके गालों पर किस करने के लिए फिर से आगे बढ़ा। उसने उसे रोक दिया। बस कर सक्षम, चूम चूम का मेरा गाल सुझाने का इरादा है क्या? चल बाहर चलकर खाना खाते हैं, मुझे जोरों से भूख लगी है। थोड़ी देर बाद और कमरे में रुक गए तो तेरी मम्मी को लगने लगेगा कि हम कांड कर रहे हैं। ये सुनकर वो हंसने लगा। हम कांड कब करेंगे दीक्षा? जब वक्त आएगा। अभी उन सब चीज़ों से ज़रूरी बहुत काम है ज़िंदगी में जो हमें निपटाने हैं। मेरी रात 10 बजे की फ़्लाइट है, घर से 8 बजे निकलना पड़ेगा। अनमोल एयरपोर्ट पर लेने आएगा। ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया था। ये क्या दीक्षा, एक दिन तो रुक जाती कम से कम। समझाने की कोशिश कर, मेरा कल ऑफिस है। फिर मैं मम्मी पापा जी को कुछ बोलने का मौका नहीं देना चाहती। मैं उन्हें साबित करके दिखाना चाहती हूँ कि मेरा फैसला गलत नहीं है। ये सुनकर सक्षम भावुक हो गया था। तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद सक्षम की मम्मी कमरे में ही जा रही थी आराम करने के लिए कि दीक्षा ने उन्हें रुकने के लिए कहा। आंटी, आप ही बैठिए, मुझे सक्षम और आपसे बात करनी है। मुझे लगता है जो कुछ इसके साथ हुआ है उसके बाद यही बेहतर रहेगा कि ये अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत नए शहर में करे। मेरी जॉब नोएडा में है, इसलिए फ्लैट भी हम लोग नोएडा में लेंगे तो सही रहेगा, ताकि शादी के बाद आने जाने में समय बर्बाद ना हो। मैंने कुछ फ्लैट्स ढूंढ रखे हैं, आप दोनों एक बार देख लीजिए। उसने लैपटॉप ऑन करके फ्लैट्स दिखाने शुरू किए। 3 BHK फ्लैट 60 लाख में देखकर तो सक्षम और उसकी मम्मी की बाँछें खिल उठी थी, क्योंकि मुंबई में तो 1 BHK खरीदने में 1-1.5 करोड़ लग जाता है। वीडियो में फ्लैट और अपार्टमेंट उन्हें बहुत खूबसूरत लग रहा था। उन्होंने 2 फ्लैट्स पसंद तो आए थे, लेकिन सक्षम थोड़ा सोच में पड़ गया। दीक्षा, अभी खरीदना मेरे बस की बात नहीं है। मैं 20 लाख तक डाउन पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन बाकी अमाउंट के लिए मुझे लोन लेना पड़ेगा, जो अभी मुझे मिलना संभव नहीं है।
इसीलिए बेहतर होगा हम 2 BHK के किराए पर ले लें। तो उसकी चिंता मत कर सक्षम, उसके लिए भी एक आइडिया है मेरे दिमाग में। तू भी मम्मी की तरह ऑनलाइन ट्यूशन का काम शुरू कर दे। फिजिक्स टीचर्स की तो बहुत डिमांड होती है। एक बार सेट होने के बाद हम अपना कोचिंग सेंटर खोलेंगे, जिसे तू और आंटी मिलकर संभाल लेना। खैर, ये लॉन्ग टर्म प्लान है। तेरे ट्यूशन का काम सेट होते ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे और उसके बाद कोचिंग सेंटर का प्लान आगे बढ़ाएंगे। होम लोन में अपने नाम पर ले लूँगी। सॉरी अगर तुझे मेरी बात बुरी लगी हो तो। तू सोच रहा होगा दीक्षा ने सब कुछ अकेले ही प्लान कर लिया। सक्षम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर उसकी मम्मी ने कहा, घर की बहू घर के बारे में नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। मैं तेरी बात से सहमत हूँ दीक्षा। मैं भी अब मुंबई में नहीं रहना चाहती। होम ट्यूशन और कोचिंग का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी सक्षम बताएगा उसका क्या फ़ैसला है। वो उन दोनों को अकेला छोड़कर अपने कमरे में चली गई थी। उसे चुप देखकर दीक्षा ने कहा, तुझे मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा इमोशनल फील कर रहा हूँ। तेरे साथ होने की वजह से ज़िंदगी तमाम मुश्किलों के बाद भी इतनी आसान लगने लगेगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। सब अच्छा होगा सक्षम, बस तू जल्दी से सेटल हो जाए, फिर हम शादी कर लेंगे। वो झट से उसके करीब आकर बैठ गई और उसके कान में धीरे से बोली, कांड करने के लिए शादी ज़रूरी है ना? उसकी बात सुनकर सक्षम हंसने लगा। तो इतनी क्यूट क्यों है दीक्षा? ये तो पता नहीं, पर मैं बचपन से हूँ। चल तू अंदर जाकर अपने कमरे में आराम कर, मैं तेरी मम्मी के साथ जाकर सोती हूँ। मम्मी के साथ क्यों? मेरे साथ नहीं सो सकती? भरोसा नहीं है मुझ पर? ये बात नहीं है सक्षम, मैं नहीं चाहती वो मुझे गलत समझें। वैसे भी भावनाओं में बहते इंसान को देर नहीं लगती। कैसे समझाऊं सक्षम तुझे? समझ गया, ज़्यादा बातें मत बना। सक्षम ने प्यार से उसके माथे को चूमा और कमरे में चला गया सोने के लिए। उसकी मम्मी सोई हुई थी। दीक्षा उनकी बगल में जाकर उनके ऊपर हाथ रखकर लेट गई। उसे अपने साथ सोता हुआ देख उन्हें अच्छा लगा था। वो अगर सक्षम के साथ भी सो जाती तो वो उसे गलत नहीं समझती, क्योंकि वो उनके प्यार की गहराई को समझ चुकी थी। वो रिश्ते की मर्यादा समझती है। इस बात ने उनके दिल को छू लिया था। वो सिर्फ सक्षम की दीक्षा नहीं थी, अब उनकी भी दीक्षा बन चुकी थी। सक्षम दीक्षा को एयरपोर्ट पर छोड़कर आने के बाद कमरे में सोने चला गया था। सोने की कोशिश तो कर रहा था, पर नींद आ नहीं रही थी। उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मन ही मन बोला, जब तक घर में थी घर भरा भरा लग रहा था। उसके जाते ही घर जैसे खाली हो गया हो। मन नहीं कर रहा मुंबई में रहने का। दिल कर रहा है जल्दी से जल्दी दिल्ली सेटल हो जाऊं। पर दिल्ली सेटल होने के लिए पहले हाथ में काम और जेब में पैसा होना ज़रूरी है। वो तो हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उस पर निर्भर हो जाऊं। मैं चाहता हूं मेरी दीक्षा मुझ पर गर्व करे। उसने लैपटॉप ऑन किया और अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर दिया। कई जगह ऑनलाइन ट्यूशन्स के साथ उसने दूसरे फिजिक्स के रिसर्च पेपर्स और थीसिस की प्रूफ रीडिंग, आर्टिकल राइटिंग के काम के लिए भी अप्लाई कर दिया था। रात के 1 बज गए थे काम करते करते। बीच में दीक्षा का मैसेज आया था कि वो दिल्ली पहुंच गई है। उसका एक मन किया उसे फ़ोन पर बात करने का, लेकिन फिर ये सोचा कि उसे चैन से सोने देना चाहिए। वैसे ही आज का दिन उसके लिए बहुत थकाने वाला था। जेल में था तो वहाँ से छूटने का इंतज़ार करता था, और अब वहाँ से छूटने के बाद घर में कैद होकर रह गया था। पड़ोसियों को उसकी रिहाई के बारे में पता चल गया था। कुछ लोग सहानुभूति जताने भी आए थे, पर अक्सर लोगों की सहानुभूति भरी बातें उसे तकलीफ दे जाती थी। सब एक ही बात करते थे, सक्षम, तुम चाहे जेल से बाइज्जत छूट गए हो, लेकिन जो जेल जाने की मोहर तुम पर लग चुकी है उससे तुम कभी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। मुआवजे से कब तक जिंदगी कटेगी? कॉलेज में तो अब नौकरी मिलने से रही। अपने गांव जाकर छोटी मोटी दुकान खोल लो। तुम दोनों माँ बेटे का गुजारा उससे हो जाएगा। बाकी वहीं की लड़की देखकर शादी कर लेना। जिंदगी में कई बार ना चाहते हुए भी समझौते करने पड़ते हैं।
सक्षम की मम्मी को बहुत गुस्सा आता था सबकी बातें सुनकर। दिल तो करता था कसकर ऐसे लोगों को जवाब दें, पर सक्षम ने उन्हें जवाब देने से मना किया हुआ था। उसका कहना था कि उसके जवाब देने से बेहतर है एक दिन वक्त इन लोगों को जवाब देगा। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो पूरे दिन भी नहीं रहेंगे। उसका ध्यान सिर्फ अपने काम पर था। दीक्षा ज्यादातर उससे ऑफिस से बात कर लिया करती थी। घर में वैसे ही समस्याएं कम नहीं थी। मम्मी पापा जी की लाडली दीक्षा अब उनके लिए लाडली नहीं रह गई थी। उन्होंने उसे बदतमीज, बागी, बड़ों के साथ जुबान लड़ाने वाली, असंस्कारी लड़की घोषित कर दिया था। उसे भी अपने माता पिता कम स्वार्थी नहीं लगने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था हमेशा बच्चों से ही क्यों ये उम्मीद रखी जाती है कि वो उनकी बात माने। हमेशा उन्हें ही क्यों गलत समझाया जाता है। पेरेंट्स भी तो गलत हो सकते हैं। अपनी बात को उनके सामने रखो तो सीधा मारपीट पर उतर आते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, घर से बाहर निकाल देने की धमकी देते रहते हैं। कभी अपने बच्चों के नजरिए को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो समझते क्यों नहीं है कि उनकी बेटी बड़ी हो चुकी है, शिक्षित है, अच्छी नौकरी पर है। उसमें इतनी समझ तो होगी कि वो अपना जीवन साथी चुन सके। मान लो भविष्य में उसका फैसला गलत साबित हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो भी क्या? अपने लिए फैसले के लिए कम से कम वो माँ बाप को दोषी तो नहीं ठहराएगी। लव हो या अरेंज, आजकल किसी भी शादी की कोई गारंटी नहीं है। आधे से ज्यादा शादियां पहले इसीलिए चलती थी क्योंकि लड़कियां आर्थिक तौर पर पति पर निर्भर रहती थी, शिक्षित नहीं थी। इसीलिए ससुराल वालों और प्रेम विहीन शादी में रहने के सिवा कोई विकल्प नहीं होता था। खैर दीक्षा घर में काम से काम रखती थी। शाम का कुछ समय ऋतु की बेटी नित्या और बंटी के साथ खेलने में बिताती थी और रात की रोटी बनाकर सबको खिला दिया करती थी। 2 महीने बाद रात को सबके सोने के बाद वो सक्षम से फोन पर बात कर रही थी। दीक्षा, मैंने ऑनलाइन नोएडा में कुछ 2 BHK फ्लैट्स देखे हैं किराए पर लेने के लिए। तेरे ऑफिस के पास भी हैं। मैं जल्दी से जल्दी दिल्ली शिफ्ट होना चाहता हूँ। फ्लैट हम लोग बाद में खरीद लेंगे। तू अनमोल के साथ जाकर फ्लैट देख ले एक बार। जो पसंद आए उसे मुझे वीडियो कॉल कर दिखा देना। रेंट एग्रीमेंट अपने नाम पर करवा लेना। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। तू समझ रही है ना मेरी बात? ठीक है। सक्षम लोग क्या सोचते हैं उनकी परवाह करना बंद कर दे। तू और मम्मी मिलकर घूमने चले जाया करो। नरीमन पॉइंट पर समंदर के पास बैठकर कुछ सुकून मिलता है। वो अचानक से रोने लगा। मैं तंग आ गया हूँ दीक्षा, मेरा यहाँ दम घुटता है। इतना तो मैं जेल में परेशान नहीं था जितना खुद को रिहा होने के बाद महसूस कर रहा हूँ। लोग सहानुभूति जताने के बहाने बातें सुना जाते हैं। मैं बेकसूर होते हुए भी दोषी हूँ। किसी कॉलेज में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि जेल में 1 साल की जो मुफ्त में सज़ा काट कर आया हूँ उसका धब्बा मेरे चरित्र पर लगा हुआ है, जो किसी भी हालत में छूटेगा नहीं। पता नहीं बैंक वाले भी मुझे लोन देंगे कि नहीं। कभी कभी बहुत डिप्रेस्ड फील करता हूँ। तू भी कहेगी कैसा बॉयफ्रेंड मिला है जो हर बात पर रोता ही रहता है। सक्षम, मेरी एक बात ध्यान से सुन। रोने पर औरतों का कॉपीराइट नहीं है। मर्द को भी दर्द होता है, इसलिए तो बेखौफ होकर रो। रोने से मन हल्का होता है, आंसू में घुलकर सारा दुख बह जाता है। अच्छा, इन 2 महीनों में कुछ अच्छा हुआ है तो बता। ऑनलाइन काम कैसा चल रहा है? वो अच्छा चल रहा है। एक यूएस की एजुकेशन कंपनी है, उनके लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का काम शुरू किया है। अभी 1 महीना हुआ है काम मिले हुए। 1 घंटे का $20 दे रहे हैं। दिन में अभी 2 घंटे देने होते हैं। बाकी समय रिसर्च पेपर्स की प्रूफ रीडिंग का एक प्रोजेक्ट किया था। इस महीने तो कमाई अच्छी हुई है। ये कहते हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी और दीक्षा को गुस्सा। हद है सक्षम, 1 महीने में 50,000 से ज़्यादा कमा लिए हैं, वो भी घर बैठे बैठे, तब भी रो रहे हो। ये तो बहुत खुशी की बात है। शुरुआत में ही 50,000 जेब में आ गए हैं। कुछ महीनों बाद तो लाखों में कमाओगे बेटा। जिंदगी में जो अच्छा हो रहा है ना, उसकी खुशी बनाओ
और बुरी बातों को भूल जाओ। तो बहुत लकी है कि इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ने के बाद भी उससे बाहर निकल गया। तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़कर भागी नहीं, जल्दी ही उससे तेरी शादी होने वाली है। सब कुछ तो अच्छा हो रहा है, फिर कुछ लोगों के बकवास के कारण अपना दिल क्यों जला रहा है? मैं फ्लैट देखने के बाद तुझे फ़ोन करती हूँ। मेरा सक्षम जल्दी से दिल्ली आ जाए, बस पापा जी से यही प्रार्थना करती रहती हूँ। एक दूसरे को पुच्ची देने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया था। सक्षम मन ही मन सोचने लगा। कभी दीक्षा ने कहा था, तेरे हर मर्ज की दवा दीक्षा होनी चाहिए सक्षम सिंह ठाकुर, और आज वही हो भी रहा था। उससे बात करने के बाद दिल एकदम से पॉजिटिव हो गया था। अनमोल दीक्षा का साथ दे तो रहा था, लेकिन उसके और सक्षम के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हुए थे। वो चाहता तो सक्षम से माफ़ी मांग सकता था अपने खराब व्यवहार के लिए, लेकिन उसने नहीं मांगी। जिस दिन उसने उसे मारा था, उस दिन से उनकी बातचीत बंद थी। दीक्षा को उस बात का आज भी दुख था, लेकिन वो जानती थी पुरानी बातों का बोझ कंधों पर लेकर वर्तमान नहीं जिया जा सकता। वो उसकी मदद कर रहा था, चाहे जितनी भी कर रहा था, वही उसके लिए काफ़ी था। अनमोल के साथ वो फ्लैट देखने गई थी। जो तो पसंद आए थे वो सक्षम को फ़ोन पर दिखा रही थी। वीडियो कॉल पर सक्षम को दीक्षा से बात करते देख अनमोल को पुराने दिन याद आ गए थे। उसे देखकर वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। वो बाहर जाकर बालकनी में खड़ा हो गया। घर जाते समय रास्ते में अनमोल ने दीक्षा से कहा, अभी भी समय है, एक बार फिर से सोच ले। सोचने की ज़रूरत नहीं है अनमोल, मैं जानती हूँ मेरा फैसला सही है। वो सच्चा था, इसीलिए कोर्ट ने उसे रिहा किया और साथ में मुआवजा देने का भी ऑर्डर पास किया। जो उसके साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। मुझे उस पर गर्व है। इस बात से अनमोल चिढ़ गया था। ऋतु ने मुझे कसम दी ना होती तो मैं तेरी मदद ना करता। ये सुनकर वो मुस्कुरा उठी। मुझे ये सच मालूम है, कभी कभी दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्ते पर भारी पड़ जाता है। मेरे अपने मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन वो मेरी हर तकलीफ बिना कहे ही समझ जाती है। रात को सबके सोने के बाद उसे सक्षम को फ़ोन किया। सक्षम, दिल्ली आने का प्लान कर। वीडियो कॉल में और सामने रहकर फ्लैट देखने में फ़र्क होता है। तेरे आने पर ही रेंट एग्रीमेंट बनवाऊंगी, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तू आएगा तो कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन भी दे देंगे शादी के लिए। मैं अकेले भाग दौड़ करके थकने लगी हूँ सक्षम, मुझे तेरे सपोर्ट की ज़रूरत है। अपनी मम्मी को भी ले आना साथ, वो भी देख लेंगी फ्लैट। आई एम सॉरी दीक्षा, मैंने तुझे फॉर ग्रांटेड ले लिया। मैं जल्दी आने का प्लान बनाता हूँ। कभी कभी हम भूल जाते हैं, जो हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसे भी मदद की ज़रूरत हो सकती है। मैंने तुझ पर कुछ ज़्यादा ही बोझ डाल दिया है। दिल्ली आने के बाद सब संभाल लूँगा, तो चिंता मत कर। जल्दी से आ जा, मैं तेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। हमेशा हंसने हंसाने वाली दीक्षा को आज काफ़ी समय बाद उसने इतना भावुक देखा था। उसकी मुस्कुराहट में उसकी जान बसती थी। उसे भावुक होता देख वो खुद भी भावुक हो गया था। कुछ दिन बाद जब सक्षम और उसकी मम्मी का दिल्ली आना निश्चित हो गया, तो उसने रात को सबके सामने कहा, पापा जी, सक्षम और उसकी मम्मी दिल्ली आने वाले हैं। हम नोएडा में फ्लैट किराए पर ले रहे हैं और कोर्ट में मैरिज की एप्लीकेशन भी जमा करवा देंगे जिस दिन वो आएगा। आप कहो तो मैं उसे घर बुला लूँ मिलने के लिए। पापा जी ये सब गुस्से में सुन आग बबूला हो गए और उसे सुनाने लगे। अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करने पर तुली है उस लड़के के पीछे। उसके माथे पर जेल जाने का कलंक लग चुका है, जो अब इस जन्म में तो हटना नामुमकिन है। सारी उम्र बैठकर दोनों माँ बेटों को बैठाकर खिलाने का इरादा है क्या? उस लड़के को तो नौकरी मिलने से रही। अभी तो तू भावनाओं में बहकर शादी कर रही है, लेकिन मेरी ये बात याद रख दीक्षा, कुछ दिन बाद तू बहुत पछताएगी। सक्षम प्यार के नाम पर तेरा फ़ायदा उठा रहा है। बड़ा चालाक लड़का है। तू कमाती है, इसीलिए दोनों माँ बेटे तुझसे चिपके हुए हैं। उससे शादी करने से तो अच्छा है तू कुंवारी रह ले। कम से कम तलाकशुदा का लेबल लगने से तो बच जाएगी।
पापा जी, वो पढ़ा लिखा है और पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती। उसने बाहर की ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी में पढ़ाना शुरू कर दिया है। डॉलर में पैसे कमा रहा है। मैं फैसला कर चुकी हूँ। भगवान ना करे मेरी शादी फेल हो, लेकिन अगर आपके बद्दुआओं की वजह से फेल हो भी गई तो मैं आपके पास रोते हुए नहीं आऊँगी। पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करती हूँ, अकेले कमा कर खा लूँगी। जिस दिन शादी करने के लिए कदम बाहर रखूँगी, वापस लौट कर फिर कभी घर नहीं आऊँगी। अनमोल दीक्षा को डांटने लगा। बहुत बकवास कर ली, चुपचाप अपने कमरे में जा, जो करना है कर। बस इतनी बात याद रखियो कि सक्षम से शादी के बाद इस घर से तेरा हर रिश्ता खत्म हो जाएगा। दीक्षा गुस्से में दंदनाते हुए कमरे में चली गई थी। ऋतु हैरानी से अनमोल को देख रही थी। उसे लगा था वो बदल गया होगा, लेकिन आज उसकी बातें सुनकर लग रहा था ये उसका भ्रम था। रात को सक्षम ने दीक्षा को फोन किया तो वो रो पड़ी। उसकी बातें सुनकर उसे अंदर ही अंदर गिल्ट फील होने लगा। दीक्षा, मैं तो तेरी कुंडली में राहु केतु बनकर बैठ गया हूँ। जब से मैं तेरी जिंदगी में आया हूँ, तब से तेरी जिंदगी में उथल पुथल मच गई है। कहाँ तू पहले उछलती कूदती रहती थी और अब मेरी वजह से रोती रहती है। मैंने तुझसे तेरा बचपन छीन लिया। ठीक है, फिर जो तूने छीना है उसे सोच समेत लौटा दियो। मुझे इतना लाड प्यार देना जितना लोग अपने बच्चों को देते हैं। सच कहूँ, इस प्यार ने तो मुझे ना कुछ चने चबवा दिए। ये सुनकर सक्षम चुप सा हो गया। दीक्षा, तुझे पछतावा हो रहा है क्या मुझसे प्यार करने का? नहीं यार, अब तू बात को किसी और दिशा में मत ले जा। मुझे पछतावा नहीं, बल्कि गर्व है इस बात का कि मैंने तुझसे प्यार किया। कुछ दिनों बाद सक्षम और उसकी मम्मी ट्रेन से दिल्ली पहुंच चुके थे। वो लोग एक होटल में ठहरे थे। दीक्षा ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वो उनसे मिलने होटल गई थी, फिर उनको लेकर कैब में नोएडा के लिए निकल गई थी। दोनों फ्लैट देखने के बाद और सारी बातों पर विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने मेट्रो स्टेशन के पास वाला फ्लैट लेने का फैसला किया था। रेंट एग्रीमेंट दीक्षा ने अपने नाम पर बनवाने के लिए मकान मालिक को कह दिया था। अगले महीने की 1 तारीख को शिफ्ट होने का दिन तय किया था। वहाँ का काम निपटाते निपटाते शाम हो गई थी। वो लोग होटल चले गए थे और दीक्षा अपने घर। सक्षम का मन था उसके साथ कुछ अकेले समय गुजारने का, लेकिन दीक्षा ने मना कर दिया था। वो तनाव में थी। फिलहाल उसका एक ही मकसद था, सक्षम को जल्द से जल्द दिल्ली में सेटल करना और उससे शादी करना। उसने सोचा था अब जितना भी आराम करना है शादी के बाद करूँगी। अगले दिन तीनों कोर्ट गए थे मैरिज की एप्लीकेशन जमा करने के लिए। काम खत्म होने के बाद खाना खाकर स्टेशन के लिए निकल गए थे। शाम 5 बजे की उनकी ट्रेन थी। 3:30 बजे वो लोग स्टेशन पर पहुंच गए थे। दीक्षा इतनी थकी हुई थी कि सक्षम के कंधे पर सर रख के सो गई। उसकी हालत देखकर वो अंदर ही अंदर दुखी हो रहा था। एक समय था जब उसकी दीक्षा का मुंह बंद ही नहीं होता था। खाना और बोलना नॉन स्टॉप चालू रहता था। उसे कल से दीक्षा शांत लग रही थी। न ज़्यादा बोली, न ही कुछ ज़्यादा खाया। इस बात ने उसे परेशान कर दिया था। ऋतु को अनमोल की सोच ने परेशान कर दिया था। उसे डर लगने लगा था भविष्य के बारे में सोचकर। मन में एक ही सवाल उठ रहा था, जब ये अपनी बहन को लेकर इतना पॉजेसिव है तो अपनी बेटी को लेकर कितना होगा। कल को नित्या को बड़े होने पर किसी से प्यार हो गया, क्या तब भी ये ऐसा ही करेगा? कहीं इसका रोक टोक वाला व्यवहार मेरी बेटी के लिए मुसीबत ना बन जाए। ऋतु को सोच में गुम देखकर अनमोल ने पूछा, किस सोच में गुम है ऋतु? बड़ी देर से देख रहा हूँ तुझे कुछ सोचते हुए। कुछ नहीं, बस तेरे बारे में सोच रही हूँ। जो तूने कुछ दिन पहले दीक्षा से कहा था कि सक्षम से शादी के बाद उसका रिश्ता इस घर से खत्म हो जाएगा। एक बात कहना चाहती हूँ, तुम लोगों को दीक्षा से रिश्ता नहीं रखना तो मत रखो, लेकिन मैं किसी भी हाल में उससे रिश्ता नहीं तोड़ूंगी और उसकी शादी में भी जाऊंगी।
मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मुझे रिश्ता तोड़ने की धमकी तुम लोग मत देना। आज जो दीक्षा के साथ हो रहा है, इस घर में कल को वो मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है। मैं अपनी बेटी को खुला आसमान देना चाहती हूँ, उसके फैसलों पर बंदिशें नहीं। उसकी बातों ने अनमोल को हैरान कर दिया था। तूने हमेशा मुझसे ज़्यादा दीक्षा को अहमियत दी है। क्यों रितु? क्योंकि वो बहुत साफ दिल की है। तूने जो सक्षम के साथ किया, उसके बावजूद भी उसने कभी मुझसे तेरी बुराई नहीं की और ना ही खुद का साथ देने के लिए मजबूर किया। दीक्षा जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। वो जैसी है वैसी है, चाहे दुनिया उसे कुछ भी कहे, उसे किसी की परवाह नहीं है। वो चाहती तो सक्षम को छोड़ भी सकती थी, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। अकेले हर परेशानी का सामना किया और कर रही है। उसके साथ की वजह से आज 2 जिंदगियां खुशी खुशी सांस ले रही हैं। अगर वो सक्षम का साथ ना देती तो कभी सोचा है उसका और उसके मम्मी का क्या होता? सक्षम डिप्रेशन में चला जाता और उसकी मम्मी घुट घुट कर मर जाती। क्या तुझ में है इतनी हिम्मत जितनी दीक्षा में है? उसे चुप देखकर रितु ने कहा, यही वजह है कि मैं दीक्षा से बहुत प्यार करती हूँ। उसकी हिम्मत देखकर मुझे भी हिम्मत मिलती है। मैं चाहती हूँ नित्या अपनी बुआ पड़ जाए। अनमोल थोड़ा भावुक हो गया था। मैं इतना बुरा नहीं हूँ ऋतु, तो जितना मुझे समझती है। मैंने मम्मी पापा जी के सामने उसे इसलिए डांटा था ताकि और कलेश ना हो घर में। जो मैंने सक्षम के साथ किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं होती और हो सकता है वो मुझे माफ़ भी ना करे। मैंने पहले से ही प्लान बना रखा है उसकी शादी में जाने का। आर्य समाज मंदिर वाली शादी भी होगी तो उसमें कन्यादान तो मैं ही करूँगा ना। ऐसा करते हैं, कल छुट्टी है, कल हम दोनों कमला नगर चलेंगे और दीक्षा को अलग से फ़ोन करके बुला लेंगे। कल से उसकी शादी की शॉपिंग शुरू। ये सुनकर ऋतु उसके गले से लग गई थी। उसकी बातों ने उसकी सारी दुविधा दूर कर दी थी। उसने दीक्षा को जाकर कमरे में सारी बातें बताई तो वो भी भावुक हो गई। इस बात ने उसका सारा तनाव खत्म कर दिया था। ऋतु के जाने के बाद दीक्षा ने फ़ोन पर सक्षम को जब सारी बातें बताई तो वो खुशी से उछल पड़ा। अपने सफ़ेद कुएं को फिर से काँव काँव करते देख उसने चैन की सांस ली थी। दीक्षा बंटी को भी अपने साथ कमला नगर ले गई थी, पर उसने उसे रास्ते में समझा दिया कि सारी बातें अपने पेट के अंदर रखे। अनमोल ने उसे मार्केट में देखकर मुंह बना लिया था। उसने धीरे से कहा, इसे क्यों साथ ले आई? घर जाकर सब उगल देगा। इससे पहले सिम्मी जवाब देती, बंटी बीच में बोल पड़ा, दीदी की कहानी मेरे बिना अधूरी है, इसीलिए मेरा साथ में रहना ज़रूरी है। मुझे तब से सब कुछ पता है जब किसी को कुछ नहीं पता था। मैं आप सब में से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, है ना दीदी? वो दीक्षा और ऋतु की तरफ देखने लगा और फिर अनमोल से बोला, ये सीक्रेट मेरे पेट में रहेगा, पिंकी प्रॉमिस। ऋतु और दीक्षा उसकी बातें सुनकर हंस पड़ी थी और अनमोल हैरान हो गया था। मन ही मन बोला, ये बच्चा तो सबका बाप है, पता नहीं सच में बच्चा है भी कि नहीं। कहीं इसके अंदर किसी बड़े आदमी का भूत तो नहीं। इतने तेज तो मैं और दीक्षा भी नहीं थे बचपन में जितना तेज ये है। दीक्षा ने गुलाबी रंग का लहंगा खरीदा और साथ में चूड़ा लिया जिस पर सक्षम और अपना नाम लिखवाया। अनमोल के साथ बंटी को चिपकाकर दीक्षा ऋतु अपनी अलग अलग शॉपिंग के लिए निकल गए थे। बंटी ने बोल बोल कर अनमोल का आधा सर खाली कर दिया था। हार कर उसने उसे मोबाइल में गेम लगाकर दे दिया। उसको तो ये सोचकर डर लगने लगा था कि उसकी बेटी बंटी और दीक्षा पर चली गई तो वह भरी जवानी में उसके बकबक सुनकर गंजा हो जाएगा। मार्केट से पहले बंटी और दीक्षा घर पहुंचे और उसके 1 घंटे बाद ऋतु और अनमोल। ऋतु सारा सामान अपने घर में पहले ही रखवा कर आई थी। 2 हफ्ते बाद सक्षम और उसकी मम्मी दिल्ली आ गए थे। मूवर्स एंड पैकर्स ने सामान भी फ्लैट में पहुंचा दिया था। दीक्षा, सक्षम और उसकी मम्मी ने मोटा मोटा सामान सेट कर दिया था। 2 दिन तक वो होटल में रुके थे।
अच्छे से घर सेट होने के बाद घर में एक छोटी सी पूजा रखी थी जो उसकी मम्मी ने सक्षम और दीक्षा के हाथों से करवाई थी। माना भी दोनों की शादी नहीं हुई, लेकिन वो उनकी बहू कब की बन चुकी थी। कोर्ट की तरफ से उनको 15 दिन बाद की शादी की तारीख मिली थी। उसी दिन का समय उन्होंने आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से की जाने वाली शादी के लिए भी ले लिया था। दीक्षा बहुत उत्साहित भी थी अपनी शादी को लेकर, और साथ ही में थोड़ी दुखी भी। इस बात को देखकर बड़ी तकलीफ होती थी। जिनकी आंखों का वो कभी तारा हुआ करती थी, आज उन्हें उसकी खुशियों से कोई मतलब ही नहीं था। बंटी को सब जानकारी थी दीक्षा की जिंदगी में किस दिन क्या होने वाला है। उसे शादी का सीक्रेट गेम बहुत दिलचस्प लग रहा था। शादी से 1-2 दिन पहले वो ऋतु और दीक्षा के साथ बैठा हुआ था। तभी दीक्षा से बोला, दीदी, आप पापा जी को बिना बताए सक्षम भैया के घर चली जाओगी? शादी वाले दिन उन्हें बता कर जाऊंगी। आखिरी बार उनसे फिर कहूंगी शादी में आने के लिए। अब आना न आना उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। क्या उन्हें पता है कि ऋतु दीदी और अनमोल भैया आपकी शादी में आने वाले हैं? नहीं, ये बात भी उसी दिन बताएंगे। दीदी, पापा जी और मम्मी को सच बता देना चाहिए। मेरी मम्मी कहती है अपने मम्मी पापा से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो गलत काम करती हैं वो छिपाते हैं। आप तो अच्छा काम कर रही हो, तो फिर क्यों छिपा रही हो? वो आपको डांटेंगे तो मैं देख लूँगा, आप चिंता मत करो। उसकी बातें सुनकर दीक्षा और ऋतु एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बंटी बाबा बात तो पति की कह रहे थे, लेकिन समस्या ये थी कि पापा जी और मम्मी की डांट से वो उन्हें बचाएंगे कैसे। बंटी की बात अनमोल के आगे रखी गई और वो दोनों को डांटने लगा। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या, जो बंटी के चक्कर में आकर मुसीबत को खुद बुलाने लगी जा रही हो? दीक्षा, तू नहीं चाहती क्या मैं तेरी शादी शांति से हो? तू तो शादी करके चली जाएगी, उसके बाद दोनों मेरे और ऋतु के पीछे पड़ जाएंगे। बंटी ने कहा, वो संभाल लेगा। दीक्षा ने धीरे से कहा। ये सुनकर अनमोल हंसने लगा। अपनी पैंट तो उससे संभाली नहीं जाती और वो पापा जी को संभाल लेगा। पागल है वो। तुम दोनों ने उसे कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। तू बेफिक्र रहे, मैं तुम दोनों का नाम नहीं लूँगी और ना बंटी को लेने दूँगी। तुझ पर कोई आँच नहीं आएगी। मुझे बंटी पर भरोसा है। माना वो बच्चा है, लेकिन बात हमेशा पति की करता है। ऋतु भी इस बात के लिए राज़ी थी। अब सब बंटी भरोसे था। पापा जी के सुख दुख का साथी आजकल बंटी था। या तो वो नित्या के साथ खेलते थे या फिर बंटी के साथ। उसके साथ बातें करके उनकी सारी थकान निकल जाती थी। एक तरह से वो दीक्षा का डुप्लीकेट ही था। कई बार उससे बातें करते हुए उन्हें दीक्षा का बचपन याद आ जाता था। मन ही मन सोच रहे थे, बच्चे बड़े होकर कितने बदल जाते हैं। वो लड़का उसके लिए सब कुछ हो गया और हम कुछ भी नहीं। क्या ज़माना आ गया है। आजकल बच्चों की नज़र में माँ बाप की कोई कीमत ही नहीं है। बंटी ने पापा जी को सोच में गुम देखकर कहा, पापा जी, आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ पुत्र, ऐसा करता हूँ मैं आपकी चंपी कर देता हूँ। जब मेरे सर में दर्द होता है तो मेरी मम्मी मेरी चंपी कर देती है। उससे मुझे एकदम से नींद आ जाती है। उन्होंने हैरानी जाहिर करते हुए पूछा, बेटा, तेरे सर में भी दर्द होता है, वो भी इस उम्र में? पापा जी, आपको क्या लगता है सिर्फ बड़ों को टेंशन होती है, हम बच्चों को नहीं? सुबह स्कूल जाना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, फिर शाम को नित्या की देखभाल भी तो करनी पड़ती है। मुझे ऋतु दीदी ने उसका बॉडीगार्ड बनाया हुआ है। मैं जब तक उसके साथ खेलता हूँ तब तक ऋतु दीदी किचन के सारे काम निपटा लेती है। ये सुनकर उन्हें हंसी आ गई थी। वो रसोई में जाकर ऋतु से कटोरी में तेल मांग कर ले आया और अपने छोटे छोटे हाथों से पापा जी के सर पर तेल लगा रहा था। उन्हें इस समय बड़ा ही आनंद आ रहा था। उन्होंने खुश होकर कहा, बंटी, तेरे हाथ में तो जादू है। तेरी चंपी से तो मेरा सर दर्द चुटकियों में ठीक हो गया। जब दीक्षा छोटी थी तब वो भी मेरे सर पर ऐसे ही तेल लगाया करती थी।
मैं उसे तेल लगाने के बदले आइसक्रीम खिलाता था। पापा जी, दीक्षा दीदी की शादी के बाद ये घर कितना खाली हो जाएगा ना। मुझे तो बहुत याद आएगी दीदी की। आप भी दीदी को मिस करोगे क्या? उन्होंने कोई जवाब ना देता देख बंटी ने अपनी बात बदल दी। पापा जी, आजकल मैं बहुत दुखी हूँ। जब भी मम्मी की बात नहीं मानता तो कहती हैं तुझे घर से निकाल दूंगी, और तुझे वो मुझे मारती भी हैं। ना मम्मी मेरी सुनती है और ना ही पापा। पुत्र, मम्मी पापा तुझे तेरे भले के लिए डांटते हैं। गलत काम करेगा तो डांट तो पड़ेगी ही। तू अभी छोटा है ना, इसीलिए तुझे सही गलत की समझ नहीं है। बड़ा हो जाएगा तब उनकी डांट का मतलब समझ आएगा। पापा जी, ये ज़रूरी तो नहीं हर बार बड़े सही हों। कभी कभी वो गलत और बच्चे सही भी तो हो सकते हैं। तेरी बात में दम तो है बंटी। पापा जी, 2 दिन बाद दीक्षा दीदी की शादी है। मैं जानता हूँ आप लोगों में से कोई भी उनकी शादी में नहीं जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो जाऊँगा। मैं अपनी दीदी को अकेले नहीं छोड़ सकता। दीदी बहुत समझदार है, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। मम्मी पापा को हमेशा ये क्यों लगता है कि बच्चे गलत काम ही करेंगे, उन्हें अक्ल नहीं है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती हैं। जब भी कुछ खुद से करूँगा तो हमेशा कहेंगी तुझसे नहीं होगा, तू काम गलत कर देगा। पता है तब मेरे पापा क्या कहते हैं, स्वीटी उसे करने तो दे, पहले से ही क्यों सोच लेती है वो गलत ही करेगा। फिर वो मुझसे कहते हैं बंटी तू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तू गलत भी कर देगा तो मैं सही कर दूंगा, सब संभाल लूंगा। मेरे पापा बेस्ट हैं। आप क्यों मेरे पापा की तरह बेस्ट नहीं हो पापा जी? आपने दीक्षा दीदी को क्यों अकेला छोड़ दिया? आप भी चलो ना, शादी में बहुत मज़ा आएगा। मैं मिला हूँ सक्षम भैया से, वो बहुत अच्छे हैं। दीक्षा, ऋतु, अनमोल उसकी मम्मी बंटी की बातें सुनकर हैरान रह गए थे। उसने अपने साधारण से उदाहरण के जरिए बड़ी गहरी बात कह दी थी। जब पापा जी की तरफ देख रहे थे तभी दीक्षा की मम्मी ने आकर कहा, अनमोल रात हो गई है, बंटी को जाकर उसके घर छोड़ा। ये सुनते ही वो पापा जी से चिपक गया। मैं 2 दिन यहीं रहूँगा दीक्षा दीदी के पास, उसके बाद तो वो चली जाएंगी ना, फिर मैं किसके साथ खेलूँगा। प्लीज़ पापा जी, मुझे आज यहाँ रुकने दीजिए ना। उसकी बातों ने पापा जी को भावुक कर दिया था। अनमोल जाकर सबके लिए आइसक्रीम ले आ। आज सब आइसक्रीम पार्टी करेंगे। सबने आइसक्रीम तो खा ली थी, पर अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ था कि पापा जी दीक्षा की शादी में आएंगे कि नहीं। आइसक्रीम खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। बंटी दीक्षा के कमरे में चला गया था। वो उसे कहानी सुना ही रही थी कि सक्षम का फ़ोन आ गया। इससे पहले वो कुछ रोमांटिक बात कहता, दीक्षा ने कहा, 2 दिन तक बंटी मेरे साथ सोएगा। ये सुनकर उसका मुंह बन गया। बंटी ने दीक्षा के हाथ से फ़ोन ले लिया और जुट गया आज की कहानी सुनाने में। भैया, मैंने पापा जी से बात कर ली है, आप परेशान मत होना। कोई दीदी के साथ आए ना आए शादी में लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा, और दीदी को छोड़ने आपके घर भी आऊँगा। रात को रहूँगा और फिर अगले दिन आप लोग मुझे मेरे घर छोड़ देना। दीक्षा उसकी बातें सुनकर मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी और सक्षम उसे प्यार से समझा रहा था, बंटी मेरे दोस्त, तू तो एकदम गुड बॉय निकला। जो काम कोई नहीं कर सका वो तूने कर दिया। दीक्षा की चिंता मत कर, मैं और मेरी मम्मी हैं उसे संभालने के लिए। तू शादी की पार्टी ख़त्म होने के बाद अनमोल के साथ घर वापस चले जाना। मेरे यहाँ रात को रुका तो तेरी मम्मी परेशान हो जाएंगी, तुझे मिस करेंगी। भैया, अब अपनी मम्मी का सोचूं या दीदी के बारे में सोचूं? आप टेंशन मत लो, मैं अपनी मम्मी से बात कर लूँगा। मेरी मम्मी तो वैसे भी खुश होती हैं जब मैं दीक्षा दीदी के घर रात को रुकता हूँ। ओके, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, हम दोनों को नींद आ रही है। उसने सक्षम को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और झट से फ़ोन रख दिया। वो मन ही मन कहने लगा, बेटा तो बच्चा तो बहुत काम का है, पर चिपको 1 नंबर का है। माना मेरी प्रेम कहानी तेरे बिना अधूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे अपनी फर्स्ट नाइट खराब करने दूंगा। इतने मुश्किल से मेरी दीक्षा मुझे मिल रही है और तू कबाब में हड्डी बनने पर तुला हुआ है।
तेरी मम्मी तुझे क्यों दीक्षा के घर इतनी देर रहने देती है? कुछ कुछ अब मेरी समझ में आ रहा है। पापा जी बंटी को शादी से ही चलता कर देना, कभी बाद में ले आऊँगा उसके घर, लेकिन अभी नहीं। अगले दिन पापा जी ने दीक्षा को हाफ डे पर घर जाने के लिए कहा। उसके ऑफिस जाने के बाद उन्होंने अनमोल से कहा, सक्षम और उसकी मम्मी को फ़ोन करके दोपहर के खाने पर बुला लो। उसने चौंक कर कहा, किस लिए? जितना कहा है उतना कर। पापा जी मैं उसे फ़ोन नहीं कर सकता, आप खुद कर लीजिए, मुझे ऑफिस जाना है। जो मैंने कहा है चुपचाप कर। तू भी हाफ डे लेकर घर आ जाना, ज़रूरी काम है। उसकी मम्मी बीच में बोल पड़ी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं उस बंटी की बातों में तो नहीं आ गए? अपनी माँ के साथ टीवी सीरियल देख देख कर कुछ ज़्यादा ही ज्ञान की बातें कर रहा है आजकल। बच्चा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अकल नहीं है। कल जो भी उसने कहा सही कहा है। अपनी इकलौती बेटी को अकेले कैसे छोड़ दूँ? मेरी दीक्षा ने बचपन से कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो अब कैसे कर देगी? उसने हर बात हमारी मानी है, अब हमारा फ़र्ज़ है उसकी बात मानने का। उस लड़के में कुछ तो खास होगा, जो दीक्षा ने इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा। तू भी अब अपनी अकड़ छोड़ दे और बेटी की शादी की तैयारी में लग जा। उसकी मम्मी का तो मुंह खुला का खुला रह गया था दीक्षा के पापा की बातें सुनकर। शशि, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो हामी में सर हिलाकर किचन में चली गई थी। अब उनकी बात टालने की हिम्मत उनमें थी नहीं। अनमोल ने सक्षम को फ़ोन मिला दिया। वो उसका नंबर देखकर हैरान रह गया। उसके हेलो कहते ही अनमोल ने कहा, हाय हेलो कहे बिना जल्दी से कहा, पापा जी ने तुझे घर पर दोपहर के खाने पर बुलाया है, अपनी मम्मी को लेकर आ जाना। मैं और दीक्षा हाफ डे लेकर घर आ जाएंगे। और सॉरी कहकर फ़ोन काट दिया। सक्षम ने दीक्षा को फ़ोन किया इस बारे में बात करने के लिए। वो भी सारी बात सुनकर हैरान रह गई। सक्षम सिंह ठाकुर, देखा मेरे बंटी का कमाल, जो कोई नहीं कर सका वो उसने कर दिखाया। आते समय उसके लिए हल्के एवेंजर्स का टॉय ले आना, खुश हो जाएगा। दीक्षा, मुझे पीटने का प्लान तो नहीं है फिर से? मुझे तो डर लग रहा है। डर मत, अब सब अच्छा ही होगा। 2 बजे तक सभी घर पहुंच गए थे। सक्षम फलों की टोकरी और मिठाई का डब्बा लेकर आया था। उसने उसके मम्मी पापा के पांव छुए और उन्होंने भी उसका और उसकी मम्मी का खुले दिल से स्वागत किया। सक्षम अनमोल को नज़रअंदाज कर रहा था, तो उन्होंने आपस में बातचीत की कोशिश नहीं की, पर वो रितु से अच्छे से बात कर रहा था। उसने और उसकी मम्मी ने गोदी में उठाकर नित्या को प्यार भी किया और साथ में चांदी के कड़े भी दिए भेंट स्वरूप। खाना टेबल पर लग चुका था, पर किसी ने खाना शुरू नहीं किया। बेसब्री से बंटी बाबा का इंतज़ार हो रहा था। 10 मिनट देर से आए थे बाबा जी, क्योंकि उन्हें ठीक घर से निकलते समय पॉटी का सिग्नल आ गया था। खैर, घर में घुसते ही उसने पहले सबका मुआयना किया और फिर पापा जी के गाल पर पप्पी देकर धीरे से कहा, आप भी मेरे पापा की तरह बेस्ट पापा बन गए हो। उसके बाद वो सक्षम से गले मिला और उसकी मम्मी के तो उसने बाकायदा पाँव छुए। वो तो बंटी बाबा की भक्त बन गई थी। उसकी समझदारी के किस्से तो पहले ही सुन चुकी थी। सक्षम ने अपना गिफ्ट पाकर वो खुशी से उछलने लगा। खाना खाने के बाद पापा जी सब लोगों को ज्वेलर्स की दुकान पर ले गए थे। वहाँ से उन्होंने सक्षम को सगाई की अंगूठी और चेन दिलवाई। उसने मना भी किया, लेकिन वो माने नहीं। उसने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं था। पापा जी दीक्षा की अंगूठी के पैसे दे रहे थे, लेकिन सक्षम ने मना कर दिया। दीक्षा की अंगूठी के पैसे उसने दिए थे और साथ में छोटा सा मंगलसूत्र भी ले लिया था ऑफिस में पहनने के लिए, क्योंकि शादी के समय तो उसे वो पहाड़ी मंगलसूत्र पहनाने वाला था, जिसे गुलोबंद कहा जाता है। दीक्षा थोड़ी मन ही मन परेशान थी सोचकर कि कहीं सक्षम का ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो गया, क्योंकि उन्होंने इन सब बातों की प्लानिंग नहीं की थी। रात को सक्षम से उसने फ़ोन पर बात की तो उसने यकीन दिलाया कि सारे खर्चे बजट में हैं और वैसे भी वो इतना तो कमाने ही लगा है कि अपने दीक्षा को हीरे तो नहीं, पर कम से कम सोने की अंगूठी तो दे ही सकता है। अगले दिन दीक्षा की मेहंदी और संगीत की रस्म रखी थी, जिसमें सिर्फ उसके बुआ और मामा जी को बुलाया गया था। उन लोगों को तो धक्का ही लग गया था
सक्षम और दीक्षा की लव मैरिज के बारे में सुनकर बाकी बंटी के साथ उसके मम्मी पापा को भी निमंत्रण दिया गया था। रात को मेहंदी और संगीत के बाद सभी थक कर चूर हो गए थे। दीक्षा की आंखों से अब नींद भी कोसों दूर थी। कुछ वो सक्षम के बारे में सोचकर परेशान थी, कुछ अपने मम्मी पापा जी के बारे में सोच सोच कर। अकेले में उनसे अभी तक बात नहीं हुई थी। सक्षम के लिए उसे इसीलिए बुरा लग रहा था कि दोनों माँ बेटे अकेले थे इस खुशी के मौके पर। सही मायनों में देखा जाए तो सक्षम का उसकी माँ और उसके सिवा था कौन। वो सब सोच सोच कर भावुक हो रही थी। वो उठकर अपने मम्मी पापा जी के कमरे में चली गई। वो लोग भी सोए नहीं थे, करवटें बदल रहे थे। कल बेटी हमेशा के लिए विदा हो जाएगी, ये सोच सोच कर रो रहे थे। उसे कमरे में देखकर दोनों उठकर बैठ गए। वो अपने मम्मी के सीने से लगकर रोने लगी। उसकी मम्मी उसे समझाने लगी, बस कर दीक्षा, अब रो क्यों रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए, अब सब तेरे मन मुताबिक हो रहा है। उसने दोनों से रोते हुए कहा, थैंक यू आप दोनों का सक्षम को स्वीकार करने के लिए। वो बहुत अच्छा लड़का है पापा जी, उसका मेरे सिवा कोई नहीं है। बस एक प्रार्थना है आपसे, जैसे आप मुझे अनमोल को प्यार करती हो, सक्षम को भी वैसे ही प्यार करना। हमें आपसे किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, वो अब अच्छा कमाने लगा है। पर हाँ, आप सबका इमोशनल सपोर्ट ज़रूर चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरा परिवार उसका परिवार बने, ताकि वो खुद को कभी अकेला महसूस ना करे। पापा जी ने ये बात सुनकर उसके माथे को चूम लिया। आज उन्हें अपनी दीक्षा की सोच पर गर्व महसूस हो रहा था। दोनों ही कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी थे अपने व्यवहार के लिए, जो उन्होंने दीक्षा और सक्षम के साथ किया था। बंटी की बातों ने सच में उनकी आंखें खोल दी थी। कभी कभी बच्चे बातों बातों में इतनी गहरी बात कह जाते हैं, जो बड़ों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। कोर्ट मैरिज के लिए दीक्षा ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, सादे ढंग से तैयार हुई थी। सभी लोग तैयार होकर कोर्ट पहुंच गए थे। सक्षम ने भी क्रीम कलर का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। दोनों ने अपने हाथों में मेहंदी से सक्षम की दीक्षा लिखवाया हुआ था। कोर्ट मैरिज संपन्न होने के बाद सभी आर्य समाज मंदिर चले गए थे, हिंदू रीति रिवाज से शादी करने के लिए। दीक्षा ने वहीं जाकर लहंगा पहना था और उसकी सासू माँ ने उसे पहाड़ी नथ पहनाई थी और साथ में बाकी गहने। ये गहने सक्षम की दादी के समय के थे। ऋतु को पहाड़ी नथ इतनी पसंद आई कि वो अनमोल के पीछे पड़ गई थी, वो उसे भी ऐसी नथ बनवा कर दे। बंटी तो राजा बाबू बनकर घूम रहा था, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहनाई, फिर जयमाला की रस्म हुई और उसके बाद फेरे। पापा जी ने तो कन्यादान के समय ही रोना शुरू कर दिया था। उन्हें ये सोच सोच कर रोना आ रहा था कि अगर बंटी ने उन्हें समय पर चेताया नहीं होता तो वो आज अपनी बेटी का कन्यादान करने से वंचित रह जाते। शादी की रस्में पूरी होने के बाद पापा जी सबको खाने के लिए होटल ले गए। अनमोल ने एक बार फिर धीरे से सक्षम को सॉरी कहा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विदाई की रस्म के समय सभी फूट फूट कर रो रहे थे, बंटी के सिवाय। रितु ने कहा, सब रो रहे हैं दीक्षा के जाने पर, तुझे रोना क्यों नहीं आ रहा बंटी? क्या तुझे दीक्षा की याद नहीं आएगी? दीदी, अभी तो मैं दीदी के साथ उनके घर जा रहा हूँ, रात को वहीं रुकूंगा, कल अपने घर वापस आते हुए रोऊंगा, अभी नहीं। ये सुनकर सब हैरान और सक्षम परेशान हो गया था। बंटी की मम्मी ने उसे प्यार से समझाया घर चलने के लिए, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब वो पापा जी के सामने उसे डांटती तो उल्टा उन्हें ही डांट पड़ जाती। इस कारण चुप होकर रह गई। पापा जी ने कहा, दीक्षा इसको ले जा, कल पग फेरे की रस्म के लिए आएगी तो वापस ले आना। अनमोल को मंद मंद मुस्कुराते हुए देख सक्षम ने धीरे से कहा, साले तुझे माफ़ी मांगनी चाहिए तो इस बंटी को घर वापस ले जा। अनमोल उसकी हालत समझ सकता था। वो बंटी को समझाने लगा, बंटी, अगर तू दीक्षा के साथ चला गया तो नित्या का ख्याल कौन रखेगा? उसके साथ कौन खेलेगा? जैसे दीक्षा मेरी छोटी बहन है, वैसे नित्या भी तो तेरी छोटी बहन है। लगता है रितु ने तुझे उसका बॉडीगार्ड फालतू में बना दिया। तुझे अपनी बहन से कोई मतलब ही नहीं है। रितु ने हल्की से नित्या को चिमटी काट दी, जिससे वो रोने लगी। उसे रोते हुए देख बंटी के अंदर का भाई जाग उठा और वो उसे चुप करवाने लगा। बंटी के उसके साथ खेलते ही वो हंसने लगी। ये देखकर उसने दीक्षा से कहा,
सॉरी दीदी, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊँगा। नित्या अभी छोटी है, उसे मेरी ज़रूरत है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। सक्षम जीजू, मेरी दीदी का ख्याल रखना। उसने दीक्षा और सक्षम को प्यार से कहा और फिर नित्या के साथ खेलने लग गया। आज बंटी की बातें सुनकर सभी हंसी से लोटपोट हो गए थे। उम्र में इतना छोटा और बातें बड़ी बड़ी करता था। सब लोग उन्हें विदा करके अपने घर चले गए थे। रास्ते में सब सक्षम की तारीफ कर रहे थे। एक तो वो दिखने में हीरो, ऊपर से पीएचडी और उसके ऊपर से डॉलर में कमाई। ये तो सोने पे सुहागा था। सब कोर्ट मैरिज और आर्य समाज मंदिर वाली शादी की भी तारीफ कर रहे थे। मेहमानों को जितना भी खिला लो, खुश तो कभी होते नहीं हैं। बेकार की शोबाजी करने से अच्छा है ऐसे शादी कर दो और शादी में लगने वाले पैसे से लड़की के नाम पर एफडी कर दो, ताकि कल को उसे मदद की ज़रूरत पड़े तो किसी को उसकी मदद करना भारी ना लगे। पापा जी को ये आइडिया पसंद आया था। उन्होंने भी दीक्षा के नाम की एफडी करने का फैसला कर लिया था। सक्षम के घर पर दीक्षा का स्वागत करने के लिए रिश्तेदारों की भीड़ नहीं थी। सिर्फ वो और उसकी मम्मी थी। उसकी मम्मी जल्दी से पूजा की थाली ले आई और दोनों की आरती उतारने के बाद उन्हें अंदर आने के लिए कहा। फिर घर में बने मंदिर में दोनों ने भगवान के आगे माथा टेक कर उनका आशीर्वाद दिया। वो दोनों को दुल्हा दुल्हन के रूप में देखकर भावुक हो रही थी। उन्होंने दीक्षा को गले से लगाते हुए कहा, थैंक यू मेरे सक्षम की दीक्षा बनने के लिए। अब मेरे पास दो दो सक्षम हैं। उन्होंने दोनों की नज़र उतारी और सक्षम को उसे कमरे में ले जाने के लिए कहा। जैसे हिंदी फिल्मों में होता है, कमरा वैसा बिल्कुल भी सजा हुआ नहीं था। सक्षम ने उसे प्यार से बाहों में भर लिया। सॉरी दीक्षा, कमरा सजाने का टाइम ही नहीं मिला। कोई था भी नहीं जिसे हम पीछे से कमरा सजाने के लिए कह कर जाते। कोई बात नहीं सक्षम, तू कमरा सजा भी लेता तो तेरे आगे उस कमरे की सजावट फीकी ही रहती। जिसके पास तेरे जैसा सुंदर पति हो, उसे कमरे की सजावट से क्या मतलब। अच्छा, तू बता मेरा लहंगा कैसा लग रहा है और मेरे हाथों में ये चूड़ा देख, इस पर हम दोनों का नाम लिखा है। मेरी दीक्षा बहुत सुंदर लग रही है। दीक्षा, पापा जी तेरी सुनते हैं। अगर तू मुझे ना चाहती तो आज हम साथ ना होते। तुझ में तो हिम्मत ही नहीं थी तुझे प्रपोज करने की। हमारी इस लव स्टोरी का हीरो मेरा दीक्षु है। आज दीक्षा बहुत खुश थी। उसकी चटर पटर फुल स्पीड पर चालू थी। सक्षम मन ही मन सोच रहा था इसे कैसे चुप करवाऊं और मुद्दे की बात पर आऊं। रात खत्म होने को है और मैडम आगे कदम बढ़ाने का कोई सिग्नल नहीं दे रही है। दीक्षु, बस अब बहुत हो गया। दुल्हन का जाकर लहंगा बदल ले। मैंने नाइट सूट पहन लिया है ना, तू भी कुछ अच्छा सा पहन ले। सक्षम, मुझे दुल्हन बनकर अच्छा फील हो रहा है। कपड़े उतार दूंगी तो फिर फील चली जाएगी। आज की रात तो कम से कम पहनने दे। कल थोड़ी ना शादी के कपड़े पहनकर घूमूंगी। तुझे पता है कितने दिनों बाद मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ, वरना भाग दौड़ करके मैं थक गई थी। वो सक्षम के ऊपर पाँव रखकर आराम से लेट गई। वो धीरे धीरे उसके पैरों पर मसाज करते हुए मन ही मन सोच रहा था, भगवान ने पता नहीं लड़कों को ऐसा क्यों बनाया है। जब देखो सुई एक ही जगह पर आकर टिक जाती है। मेरा मासूम बच्चा इतने दिनों के बाद आज रिलैक्स महसूस कर रहा है और कहाँ मैं उसके सुकून को खतरे में डालने की सोच रहा था। शुक्र है मैंने कदम आगे नहीं बढ़ाया। इस समय मेरी दीक्षु को आराम की ज़रूरत है। सक्षम का दीक्षु कुछ ही देर में लहंगे में ही सो गया था। खैर, लहंगा हल्का फुल्का था उसकी तरह, तो उसे सोने में कोई परेशानी नहीं हुई। सुबह सक्षम तो समय पर उठ गया था, लेकिन दीक्षा के खर्राटे जारी थे। वह नहा धोकर दूध और सब्जी लेने चला गया था। उसकी मम्मी घर के बाकी काम निपटाने में लगी हुई थी। सक्षम के बाजार से आने के करीब 1 घंटा बाद दीक्षा की नींद खुली थी। सक्षम और मम्मी को उठे हुए देख उसे अपने देर से उठने पर थोड़ी सी शर्म आ गई थी। सॉरी बोलने की बजाय वो मम्मी की गोद में सर रखकर लेट गई। मम्मी, भूख लगी है, नाश्ते में क्या बना है? सक्षम अपनी मम्मी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। इस तरह की बहू उसने मम्मी ने जिंदगी में पहली बार देखी थी। दीक्षु नहाकर नाश्ता करेगी या नहाए बिना? नहाकर थोड़ा भगवान के आगे हाथ जोड़ने के बाद नाश्ता करेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है मम्मी, मैं 2 मिनट में नहा कर आती हूँ। वो अपनी मम्मी की बात सुनकर हैरान रह गया था। वाह मम्मी, आपने तो कमाल कर दिया।
ऐसी सास तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या करूँ, मैं भी ऐसी बहू पहली बार देख रही हूँ जो हक से मेरी गोदी में आकर लेट जाती है। वो औरों जैसी नहीं है, यही तो उसकी खासियत है। जैसी भी है अच्छी है। दीक्षा ने नहा धोकर पूजा करके सबके साथ नाश्ता किया। दोपहर को उसने दाल भात बना दिया था क्योंकि शाम को सबको उसके घर जाना था पगफेरे की रस्म के लिए। दीक्षा के परिवार ने उनका स्वागत जोरों शोरों से किया और जो प्यार अपनापन उन्हें सक्षम और उसकी मम्मी को दिया, उसे देखकर वो ही नहीं सक्षम भी भावुक हो गया था। उसे दीक्षा के परिवार के रूप में अपना परिवार मिल गया था। अनमोल ने आज सक्षम को गले से लगाकर फिर से माफ़ी मांगी और उसने उसे माफ़ भी कर दिया। अतीत में हुई बातों की वजह से वो उसके साथ वर्तमान में बने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता था। सक्षम और दीक्षा बंटी के लिए गिफ्ट लाए थे और इतना ही नहीं, दोनों ने उसके पाँव भी छुए थे और ढेर सारी पप्पियाँ भी दी थी। बंटी तो आज 7वें आसमान पर था। बच्चे भगवान का रूप होती हैं और वो उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं था। उसके पास दीक्षा की हर समस्या का हल मौजूद होता था। बंटी के बिना सक्षम और दीक्षा की लव स्टोरी अधूरी थी। रात को दीक्षा अपने मिकी माउस वाले रूप में वापस आ गई थी। सक्षम को सोने की तैयारी हुए देख उसने कहा, तू इतनी जल्दी क्यों सो रहा है? कांड नहीं करना है क्या? ये सुनकर सक्षम हंसने लगा। दीक्षा, तू इस दुनिया की सबसे बड़ी पागल है, ये बात पता है ना? मैं दुनिया की ही नहीं, सिर्फ सक्षम की पागल दीक्षा हूँ। मैं कुछ हॉट एंड सेक्सी नहीं ला पाई पहनने के लिए, समय नहीं मिला। कोई बात नहीं, मुझे मेरे मिकी माउस का क्यूट अवतार बहुत पसंद है। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा रहे थे। रुकने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सांस लेने की मजबूरी नहीं होती तो दोनों में से कोई रुकता नहीं। प्यार का सिलसिला रात भर अनवरत चलता रहा। सुबह दोनों की आंख देर से खुली। सक्षम तो मम्मी के डांट के बारे में सोचकर फटाफट से नहा धोकर तैयार हो गया था, पर दीक्षा मैडम अभी भी रात की खुमारी बाकी थी। वो उठ तो गई थी पर सोफे पर पड़ी पड़ी सुस्ता रही थी। उसकी सासू माँ ने प्यार से उसे उठाते हुए कहा, दीक्षु चल जल्दी से उठ जा, 10 बज गए हैं और कितनी देर सोएगी? मम्मी मैं बहुत थकान महसूस कर रही हूँ, उठने का मन ही नहीं कर रहा। सक्षम को बोलो मुझे ब्लैक कॉफ़ी बनाकर दे देगा, अब उसी से मेरी नींद खुलेगी। उसकी बात सुनकर उन्हें सदमा लग गया था। अब वो क्या कहती? उसकी थकान का मतलब वो समझ गई थी। दीक्षा ऐसी ही थी, बिना ब्रेक की गाड़ी बोलते समय सोचती कहाँ थी। सक्षम पहले ही मुंह छुपाकर रसोई में खिसक लिया था। उन्होंने सक्षम को कॉफ़ी बनाने के लिए कहा और कमरे में चली गई। इस बात पर उन्हें उसे डांटना ठीक नहीं लगा। दीक्षा की बात सुनकर उन्हें अपनी शादी के शुरुआती दिनों की याद आ गई। सुबह देर तक सोने का मन करता था, लेकिन सास के डर के कारण जल्दी उठना पड़ता था। सक्षम के पापा देर से उठते थे और वो रसोई में काम में लगी रहती थी। उन्होंने दीक्षा को अपना सक्षम मान लिया था, इसीलिए छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीख लिया था। अगर सक्षम देर से उठ सकता है तो उनकी दीक्षा क्यों नहीं? फिर वो उसका स्वभाव समझ चुकी थी, इसीलिए उन्हें उसकी बातों से कोई समस्या नहीं थी। कॉफ़ी देते समय सक्षम ने उसे डांटा, दीक्षा बोलते समय थोड़ा तो सोच लिया कर। सॉरी सक्षम, मेरे मुंह से निकल गया, पर मैं सच में थक गई हूँ। तेरा स्टैमिना तो बड़ा कम निकला। चल ठीक है, फिर हनीमून कैंसिल कर देते हैं। तू घर पर रहकर आराम कर, मैं इतनी भी नहीं थकी हूँ। जिस बंदे ने ज़िंदगी में कभी एक्सरसाइज ना की हो, उसे पहले ही दिन तुम जिम में पेल दोगे तो थकावट तो होगी ना। मेरा हनीमून कैंसिल नहीं होना चाहिए। अगले दिन दोनों हनीमून के लिए गोसानी निकल गए थे। 1 हफ्ते का ट्रिप था तो उन्होंने खूब एंजॉय किया। साथ घूमे फिरे, हंसे खेले, अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन पलों को एक साथ जिया। हनीमून से आकर ज़िंदगी अपनी दिनचर्या पर वापस लौट आई थी। सक्षम ने बर्तन सफाई के लिए काम वाली दीदी रख दी थी। बाकी तीनों मिलकर खाना बना लिया करते थे। घर में सक्षम को लड़के होने का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। दीक्षा और उसकी सासू माँ बराबर उसे घर का काम करवाते थे। सक्षम की मम्मी दीक्षा के आने से बहुत खुश थी। उसने उनके जीवन में बेटी की कमी पूरी कर दी थी। शादी के 1 साल बाद उन्होंने अपना 3 BHK फ्लैट ले लिया था, क्योंकि किराया देने से अच्छा था उस पैसे से घर की किश्त दे दें। सक्षम दीक्षा दोनों मिलकर अच्छा कमा रहे थे। उन्होंने किसी की मदद लिए बिना फ्लैट खरीदा था। दीक्षा के पापा जी और मम्मी इस बात से बहुत खुश थे।
शादी को 2 साल हो गए थे। सक्षम एक शाम दीक्षा को अपनी टी शर्ट के ऊपर उसके बचपन की फोटो चिपकाए हुए और टी शर्ट के अंदर तकिया लगाए घूमते हुए देख हैरान रह गया। उसने गुस्से में कहा, तू पागल हो गई हो क्या दीक्षा? पेट पर तकिया लगाकर क्यों घूम रही है? शादी को 2 साल हो गए हैं और तेरा बचपना है कि खत्म होने को नहीं आ रहा। तकिया निकाल कर फेंक और नॉर्मल होकर बैठ। जब देखो कोई ना कोई खुराफाती करती रहती है। इससे पहले कि मम्मी आ जाए, अपना ये मेंटल शो बंद कर। सक्षम सिंह ठाकुर, तू तो पीएचडी है लेकिन अक्ल तुझ में ढेले की भी नहीं है। सोच में ऐसे क्यों घूम रही हूँ? सक्षम को सरप्राइज कम ही समझ में आते थे। कुछ सेकंड्स बाद उसकी मम्मी जब कमरे से बाहर आई तो दीक्षा को इस रूप में देखकर हैरान रह गई। फिर अचानक से उन्हें ख्याल आया कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं। उन्होंने दीक्षा को अपने पास बैठाकर प्यार से कहा, मुझे लग रहा है घर में छोटा सक्षम आने वाला है। क्यों दीक्षा, ये सच है ना? वो उनके गले से लग गई। मम्मी, बिल्कुल सही जवाब। सक्षम का दिमाग इतना सुस्त क्यों है? सामने ट्रेलर देखकर भी इसे पिक्चर का अंदाजा नहीं हो रहा है। उसने पेट से तकिया निकालकर उसके मुंह पर मार दिया, जो बच्चों की खबर सुनकर खुला का खुला रह गया था। मेरे पेट पर अपने बचपन की फोटो देखकर भी तुझे कुछ समझ नहीं आया? कितना फुद्दू है तू। सक्षम की मम्मी ने दीक्षा की नज़र उतारी और मंदिर चली गई भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए। उनके जाते ही सक्षम दीक्षु दीक्षु कहकर रोता हुआ उसके गले से लग गया और उसे प्यार करने लगा। सॉरी, मैंने तुझे डांट दिया। तू आए ना आए दिन शैतानी करती रहती है ना, इसीलिए मुझे लगा अब भी वही कर रही होगी। थैंक यू दीक्षु, मेरी दीक्षु बनने के लिए। अगले दिन डॉक्टर के पास जाकर इस खबर के और कंफर्म होते ही दीक्षा ने अपने मायके में भी बता दिया था। इस खबर से बहुत खुश थे सब और कुछ दिन बाद उसे मिलने भी आए थे। बंटी ने उसके बेबी के बॉडीगार्ड बनने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। 9 महीने का सफ़र सक्षम और उसकी मम्मी की देखभाल के कारण इतनी आसानी से बीत गया कि उसे किसी मुश्किल का एहसास ही नहीं हुआ। 9 महीने बाद दीक्षा ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बेटे के गालों पर भी दीक्षा की तरह डिम्पल्स पड़ते थे। बच्चे के जन्म ने सक्षम को ही नहीं पूरे परिवार को बहुत भावुक कर दिया था। खुशी के इस मौके पर पूरे हॉस्पिटल में उसने मिठाई बंटवाई। जब दीक्षा हॉस्पिटल से घर आई तो सबने मिलकर घर को बड़ी खूबसूरती से सजाया हुआ था। सबके जाने के बाद सक्षम ने दीक्षा को इतना प्यार किया कि वह तंग आ गई। बस करना सक्षम, मेरा गाल सो जाएगा क्या? सूज भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, तेरे गाल भी मेरे ही तो हैं। मेरा मिक्की माउस मम्मी बन गया है, विश्वास ही नहीं हो रहा। बच्चा अब बड़ा हो गया है। यह सुनकर दीक्षा मुस्कुराने लगी। जूनियर सक्षम ज़रूर बड़ा हो जाएगा वक्त के साथ, लेकिन तेरा दीक्षु छोटा ही रहेगा। मैं तेरा बेबी हूँ सक्षम सिंह ठाकुर, तेरा छोटू, तेरा मिक्की माउस, तेरा तोता, तेरा सब कुछ। सक्षम ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। हाँ, तू मेरा दीक्षु है, मेरा सब कुछ। मेरी लव स्टोरी का हीरो है तू दीक्षु। इश्क जो ज़रा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। लेखिका सोनिका जाधव की कलम से ये एक ऐसी कहानी है दोस्तों जो आपको फील गुड वाली फीलिंग देती है। कहानी का हर एक किरदार ख़ास था। दीक्षा और सक्षम के अलावा बंटी, बाबा और ऋतु का किरदार एक्स्ट्रा स्पेशल था। बंटी उम्र में इतना छोटा है पर बातें ऐसी बोलता है कि सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। इस कहानी में बिना किसी भाषण के फैमिली वैल्यूज़, पति पत्नी, ननद भाभी, सास बहू के रिश्ते को पॉजिटिव तरीके से दिखाने की कोशिश की है। रही बात आजकल झूठे रेप केसेस में लड़कों को फंसाने की प्रॉब्लम की, उस पर भी रोशनी डाली गई है। कहानी का मूल उद्देश्य था पॉजिटिव तरीके से हल्के फुल्के अंदाज में ज़िंदगी के बारे में बात की जाए। पॉजिटिव माइंड सेट से ज़िंदगी की हर बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। आपको कहानी में कौन सा किरदार क्यों अच्छा लगा, समीक्षाओं के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारी दीक्षा से तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। पूरी से बुरी सिचुएशन में पहाड़ सी मुश्किलों के सामने मुस्कुराते लबों के साथ डटकर खड़े रहो। मुश्किलें झक मार कर दम तोड़ देंगी। अगली कहानी किस जोड़ी की देखना पसंद करेंगे बताइएगा ज़रूर। जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।